एवरीवन, आई एम जोया अंसारी एंड वेलकम बैक टू आयुर्वेदा स्कॉलर्स। तो आज हम जो है निदान को कंप्लीट करेंगे। ऑफ कोर्स कि ये फर्स्ट चैप्टर है तो हमारी ये मजबूरी है कि हमें सबसे पहले इसको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो इसको स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं तुम्हें एक फनी सी स्टोरी बताना चाहूंगी कि मैंने लिटरली पूरा का पूरा जो ये वीडियो है वो शूट कर लिया था, अपलोड करने ही वाली थी। उसका जस्ट फर्स्ट लास्ट एक पेज जो है वही बच रहा था और शगुन हो गया। और शगुन क्या हुआ कि मेरी जो लैपटॉप है उसकी बैटरी हो गई डाउन और वो स्विच ऑफ हो गई। और उसके बाद जो है मेरा ओबीसी स्टूडियो जो था वो स्टार्ट था, मतलब लाइक चल रहा था वो अच्छे से, उसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। और मैं लिटरली लैपटॉप को गालियां दे रही हूँ कि यार दिस 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 तुमने मेरा पूरा खराब कर दिया। एंड फाइनली जब ये लाइट आई और मैंने इसको चार्ज किया और मैं सुनती हूँ तो सारी गालियां जो है रिकॉर्ड हो चुकी थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसको क्रॉस चेक कर लिया एंड अपलोड नहीं किया, वरना तुम लोग तो मुझे मार ही देते हैं। ठीक है, तो जस्ट फनी सी स्टोरी है। तो जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं उन्हें नहीं पता, पर जो पुराने हैं तो शगुन तो होता ही रहता है क्लास में, तो अब शगुन नहीं होगा कि शगुन पहले से हो चुका है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो ठीक है, तो सबसे पहले कि अब ज्वर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा तुमने ड्रामे कर लिए। देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं चरक संहिता। चरक संहिता क्या है? वन ऑफ द बेस्ट एंड माय फेवरेट बुक इन दिस होल वर्ड, नहीं मतलब इन दिस होल बीएमएस जर्नी। तो मेरी सबसे फेवरेट बुक है ये। तो इसीलिए मैंने जो है चरक संहिता की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम वाया द पीपीटी और प्रेजेंटेशन जो है चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि कोई बेस नहीं होता, क्योंकि जैसे चरक संहिता उसमें कोई पिक्चर्स नहीं है, लाइक अपना जो चाइल्डहुड है वो खत्म हुआ ही नहीं है ना, जब तक हमें पिक्चर नहीं दिखती है बुक में, वो हमारे लिए बुक इंटरेस्टिंग ही नहीं होती। ठीक है, तो फॉर मी ऐसा ही होता है। इसीलिए एक बेस है जिसमें पिक्चर्स होंगी, जिसमें जो है अलग अलग तरीके के डायग्राम्स होंगे, जिसके थ्रू जो है हम समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो नाउ लेट स्टार्ट करते हैं। बातें शातें हो गई। अब देखो सबसे पहले जो है ज्वर जो निदान चैप्टर है उसमें हम ज्वर के बारे में पढ़ेंगे। ज्वर क्या होता है, आपको कैसे पता कि मुझे ज्वर है, या आपको कैसे पता कि आपके पास जो पेशेंट आ रहा है उसको ज्वर है। सबसे पहला क्या लक्षण होता है कि वी आर चेकिंग देयर टेम्परेचर। ठीक है, हम उनका क्या करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। जब हम उनका टेम्परेचर चेक करते हैं और अगर हमें वो दिखता है कि ये तो गर्म लग रहा है, हमको इसका हाथ जो है उसको गर्म लग रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि तेरे को शायद फीवर है। तो इसका प्रत्यात्म लक्षण या फिर ज्वर का आइडेंटिफिकेशन साइन क्या हुआ कि अगर शरीर में आपको संताप दिखे तो वो क्या है, ज्वर है। बट आयुर्वेद कहता है कि शरीर में, इंद्रियों में और मन में अगर तीनों में संताप है तो वो क्या होता है, ज्वर बोला गया है। इसको क्या होता है, हायर क्लासिफिकेशन से या फिर अगर हायर दिमाग की हर नसों को लगा के सोचेंगे ना, तब पता लगेगा कि भाई क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जो ज्वर है यानी कि जो फीवर है वो बाहर विजिबल नहीं होता है, उनको अंदर का फीवर होता है ना। मतलब लाइक हमें फीवर है तो हमें चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताना पड़ेगा कि है हमें फीवर हो चुका है, क्योंकि फीवर अंदर है बॉडी के। तो वो क्या होता है, मन का संताप होता है। और इंद्रियों का संताप से यहाँ पे मतलब है कि जब आपको बुखार आ जाता है तो आप थोड़े अनकॉन्शियस से हो जाते हो कि तू बोल रहा है, तू बोल ले। अपन को ब्लरी विजन शो होने लग जाते हैं, टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, कुछ खाने का मन नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो रही है, आपके सेंस ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये वाली बात बोली। ठीक है, तो नाम स्टार्ट करते हैं पीपीटी को। पहले पीपीटी की तारीफ कर दिया जाएगी, क्या अच्छे से कलाकारी दिखाई गई है। सबसे पहले आ जाओ। ठीक है, देखो ज्वर जो है उसे रोगों का राजा बोला जाता है, क्योंकि राजा का मतलब होता है प्रधान या अधिपति, जिसकी बात हम मानते हैं। ठीक है, अगर कोई सरकार है तो उसकी बात हम मानते हैं ना, राजा है। तो वैसे ही जो ज्वर है उसे प्रधान बोला गया है। और इस प्रधान से आ जाओ सीधे जीवन का साथी के ऊपर, कि ये जो राजा है वो हमारा जीवन का साथी है। ठीक है, बिकॉज आई एम ए क्वीन एंड आई वॉन्ट ए किंग इन माई लाइफ। ठीक है, तो राजा जो है वो चाहिए हमको, तो वो हमारा जीवन साथी बने। क्यों? क्योंकि जो ज्वर है मृत्यु के समय और जन्म के समय जो मनुष्य होता है वो ज्वर से पीड़ित होता है। डेट्स वाई उसे कुछ याद नहीं रहता पुनर्जन्म का, कि मैंने पुनर्जन्म में क्या क्या कांड करे हैं। ठीक है, तो कुछ अच्छे ही कांड करे होगे, इसलिए तो तुम जो है मनुष्य की योनि में पैदा हुए हो। ठीक है, तो जीवन की साथी जो है क्या है, ज्वर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि वाई ऐसी ज्वर जैसी चीज क्यों पैदा हुई। तो क्योंकि जो शिवजी थे उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया था। ठीक है, गुस्सा बहुत खराब होता है, तो उस वजह से क्या हुआ, रुद्रकोप से किसकी उत्पत्ति हुई, ज्वर की उत्पत्ति हुई। क्लियर कॉन्सेप्ट। राजा बोला गया है, जीवन का साथी है, इसलिए पूर्व जन्मकृत कार्य हमें याद नहीं रहते हैं। और क्या हो गया है, देह इंद्रिय मन संतापी सर्व रोग आग्रह जो बली। ये श्लोक तुम्हें अपने जो है नर्व और छाती में लगा के रखना है कि ये श्लोक हमें याद होना चाहिए। देह इंद्रिय मन संतापी सर्व रोग आग्रह जो बोलो, अर्थात देह का, इंद्रियों का और मन का संताप ज्वर रोग में होता है, जो सबसे प्रबल, प्रधान और बलवान है।
इसके अलावा क्या याद रखना है कि केवल शारीरिक ताप नहीं होता भाई, मानसिक और इंद्रियों में भी ताप होता है, और ये इसका क्या है, प्रत्यात्म लक्षण बोला गया है। तो आपको ये जो फर्स्ट स्लाइड है वो बिल्कुल क्लियर होती है। सेकंड स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। अब देखो, ठीक है, तो हम लोग क्या है, जेनजीज हैं, सिंपल चीजों से हमारा काम नहीं बनेगा, तो लिटरली हम क्या बनाएंगे, कहानी प्रिपेयर करेंगे ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो कोई मूवीज देखते हो लाइक एडवेंचरस मूवीज हो गई, या जो मान लीजिए जिसने देखी, तो वहाँ पे बहुत सारे क्या होता है, गेम्स होते हैं, बहुत सारी क्या होती है, एक पहेली और ट्रिक्स होती है। तो यहाँ भी अपने पास एक 5 कीज है, एक ताले को तोड़नी है, खोलने के लिए लाइक 5 डोर से जिसको तोड़ना है, और एक एक, एक जैसे दरवाजे को खोलते जाएंगे वैसे वैसे उसके रहस्य जो है वो लाइक हमें समझ में आते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उन 5 कीज के बारे में, जो है कि निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। बिकॉज आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए फ्यूचर डॉक्टर, तो जब मैं डॉक्टर बनूंगी ना, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक बहुत अच्छा सा क्या मिलेगा, खिलौना मिलेगा, लाइक पेशेंस आएगा ना, तो मजा आएगा कि हाँ तुझे क्या हुआ है, मैं बताता हूँ तुझे क्या हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, निदान परिमार्जनम, हम क्या करेंगे, निदान परिवार्जन करेंगे। हम क्या बोलेंगे कि देख देख, हम तुझे क्या बोलते हैं कि तू जिस चीज का सेवन कर रहा है उसको छोड़ दे, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो वो क्या है, निदान है। अब निदान का मतलब क्या है, कारण है। जैसे मान लो कि अगर मुझे जो है फीवर है, तो फीवर क्यों हुआ है, या तो मैंने बहुत ज्यादा श्रम कर लिया होगा, या मैंने बहुत ज्यादा ठंडी वगैरह चीजें खा ली होगी, या मुझे चोट लग गई होगी, तो उसकी वजह से मुझे फीवर हो गया। ठीक है, यही सारे सिम्टम्स हो चुके हैं जो कि आप नॉर्मल रीजनल कैजुअली पढ़ते हो। ठीक है, अब आता है पूर्व रूप। पूर्व रूप का मतलब होता है अर्ली साइन, मतलब ये वही वाली बात है। ठीक है, तुमने कुछ कांड कर दिया, तुम्हें पता है कि अब ये बाहर तो आने वाला है। ठीक है, तो तुम क्या होता है, थोड़े शांत हो जाते हो, माहौल थोड़ा शांत शांत हो जाता है, तो आने वाले तूफान से पहले का जो सन्नाटा होता है ना, दैट इज पूर्व रूप। ठीक है, तो व्याधि उत्पन्न होने से पहले की जो लक्षण है वो क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। रूप का क्या मतलब होता है, सिम्टम्स। ठीक है, अब क्या हो चुका है, कांड आ चुका है सामने, तो सारे सिम्टम्स, सारी हरकतें, सारी क्वालिटी, क्वालिफिकेशन सब तुम्हारे क्या हो जाएगी, सामने आके खड़ी हो जाएगी कि भाई ठीक है। तो वो रूप होता है, यानी कि व्यक्त लक्षण। और जब किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो वो पूर्व रूप है, यानी कि अव्यक्त लक्षण। मतलब आपको अंदाजा तो है, ठीक है, यू नो कि सामने वाले ने चीट तो किया है, बट यू कांट प्रूव ना। तो रूप क्या होता है, जब आप प्रूव कर देते हो, तो ये है। ठीक है, तो दैट इज प्रूफ, तो वो क्या हो जाएगा, रूप हो जाएगा। ठीक है, देन उपशय और संप्राप्ति की बात करते हैं, तो उपशय का क्या मतलब होता है, देखो उपशय का मतलब होता है कि सुखावे अनुबंध को उपशय कहा जाता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, कि अगर मैंने फीवर में विक्स लगाई, विक्स का वेपर लिया, या फिर जो है जैसे जुकाम और फीवर दोनों में, और मैंने पीसीएम ली, जैसे नॉर्मल जो है पीसीएम लेते हो आप कैजुअली में, या फिर अगर आयुर्वेद के अनुसार देखें, तो अगर मैंने लंघन किया, आयुर्वेद में सबसे बेस्ट चिकित्सा क्या है कि भाई कुछ मत खाओ, भूखे रहो, वो क्या है, ज्वर की चिकित्सा बताई गई है, या फिर लाइट फूड खाओ। ठीक है, अब क्यों बोली गई है, ये तो हम पढ़ने वाले हैं, तभी तो हम जोर पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है, उपशय हो जाता है, क्योंकि मुझे उससे फायदा हुआ। लेकिन इफ मैंने कुछ किया और उससे मुझे फायदा नहीं हुआ और नुकसान हो गया, तो वो अनुपशय हो जाएगा, जो जिसको जो है उपशय के साथ ही सम्मिलित किया गया। इसलिए निदान पंचक में सिर्फ 5 होते हैं, अनुपशय को उपशय के साथ कोरिलेट कर लेते हैं। फिर आता है संप्राप्ति। ठीक है, संप्राप्ति का मतलब क्या होता है, पैथोजेनेसिस। ठीक है, ये वो होती है कि ब्रेकअप के बाद जब आप पूरी स्टोरी जो है आपकी बेस्ट फ्रेंड को बता रहे होते हो कि यार उसने ऐसा किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो वो संप्राप्ति होती है। ठीक है, तो संप्राप्ति में क्या होता है कि लास्ट में कंक्लूजन फॉर्म निकल के आता है, जिसके थ्रू आप डायग्नोस कर सकते हो डिजीज का, वो संप्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसको एक अच्छे से और बिल्कुल जो है किताबी भाषा में, ताकि हम, क्योंकि हमें पेपर में भी तो लिखना है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी तो आ जाएगी, बट रिटन फॉर्म में कैसे लिखे, उसके लिए हम इसको एक एक को उठाते जाते हैं और क्लियर करते जाते हैं। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या वर्डिंग याद रखनी है, निदान परिवार्जनम। क्या याद रखना है आपको, निदान परिवर्जनम याद रखना है। ठीक है, आपको बिल्कुल जो अपनी लाइफ में हाईलाइटेड चीजें हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट है, उनको हाईलाइट करके रखना चाहिए। तो निदान परिवर्जनम क्या होता है, दिस इज द हाईलाइटर, हाईलाइट्स पॉइंट, जो बोलता है कि अगर आप जो है कारणों को दूर कर लोगे तो ही ठीक हो जाओगे, भाई चिकित्सा की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाता है प्रथम कुंजी, यानी कि एक प्रथम या फर्स्ट राउंड ना, गेम का फर्स्ट राउंड क्या है, कि हमें जो है निदान जो है उसको थोड़ा क्या करना है, यहाँ से उसको थोड़ा एक्सप्लोर करना है। तो निदान को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। निदान का मतलब होता है रोग के कारण, मतलब जो रोग हुआ है उसके क्या कारण है, तो उसके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, हाँ वो है ना, ये पर्यायवाची शब्द पता है क्या है, कंफ्यूज करने के लिए, कि हम जो है नहीं पूछेंगे कि निदान बताओ, हम पूछेंगे तुमसे कि समुत्थान बताओ। ठीक है, तुम्हें पता है कि क्या है, बट फिर भी उसे तुम्हारी परीक्षा लेनी है एग्जामिनर को, तो ये वो वाले पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो, तुम्हें याद करवाना है मुझे, तो तुम याद कैसे करोगे, पहले पढ़ो, हेतु है, निमित्त है, आयतन है, कर्ता, कारण, प्रत्यय और समुत्थान जो है निदान के पर्यायवाची है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट की, याद रखना है हमको, तो सिंपली याद कैसे रखोगे, देखो निदान है, तो निदान जो है उसको हेतु भी बोल सकते हैं, क्या पढ़ते हुए आ रहे हो तुम, त्रिविध हेतु त्रिविध कारण, तो तुम हेतु बोल लोगे और तुम कारण बोल लोगे, तुम्हें ये याद रह जाएगा।
हो गया याद। अब याद क्या रखना है भाई, तुम मुझे ये बताओ कि कोई चीज तुम अकेले मतलब कोई चीज जो है वो अपने आप हो जाएगी, किसी को तो करना पड़ेगा ना। तो उन निदानों का सेवन कौन करेगा, कर्ता करेगा। तो तुम यहाँ पर क्या है, कर्ता भी याद रख लोगे। तो देखो हेतु, कारण और कर्ता तुम्हें याद हो गया। तुम जब फर्स्ट ईयर में थे तो तुमने पढ़ा था ना निमित्त कारण, समवायी कारण, असमवायी कारण। तो यहाँ पर वो निमित्त कारण क्या है, इसका पर्याय आ गया सिंपली। तो देखो निमित्त कारण याद रखना है तुमको। अब देखो 3 पॉइंट्स जो है वो तुम्हें याद रखना है, जो कि तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे। लाइक आयतन हो गया, ठीक है, समुत्थान हो जाएगा और प्रत्यय हो जाएगा। तो आयतन, समुत्थान और प्रत्यय क्या हो जाएंगे, 3 तुम्हें याद रखने हैं। अब देखो आयतन, प्रत्यय, ठीक है, तो तीनों में या आ रहा है तो ऐसे याद रख लो दोनों में कि आयतन और प्रत्यय हो जाएगा। समुत्थान कैसे याद रखना है कि निदान का पर्याय तो है समुत्थान, और एक और पर्याय आप पढ़ेंगे संस्थान। और वो संस्थान किसका पर्याय बोला गया है, वो रूप का यानी कि लक्षण का जो है पर्याय बोला गया है। वो आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे और क्यों बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं थोड़े अलग, हम देखते हैं कि भाई जो ये निदान है इसके 4 टाइप से, सन्निकृष्ट, विपकृष्ट, व्यभिचारी, प्रधानिक। क्या बोला मैंने, सन्निकृष्ट, विपकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक, ठीक है। अब सन्निकृष्ट क्या होते हैं कि जो शीघ्र रोग उत्पन्न करने वाले निदान होते हैं वो सन्निकृष्ट निदान होते हैं कि जिनका आपने सेवन करा और तुरंत उसने क्या कर दिया, आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर दिया। विपकृष्ट क्या होते हैं, विपकृष्ट निदानों का मतलब होता है कि जैसे आप फास्ट फूड खा रहे हो, आप जंक फूड खा रहे हो, वो धीरे 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 आपके इफेक्ट करेगा और आपको क्या दे देगा, पीसीओएस दे देगा, पीसीओडी दे देगा, ठीक है। जिसको हर लड़की जो है जिससे ऐसा करती कि क्यों, वाई मी वाली सिचुएशन हो जाती है, तो वो ये देर से होने वाले रोग होते हैं। व्यभिचारी और प्रधानी का क्या मतलब है, देखो व्यभिचारी का मतलब होता है कि आपको बीमारी हुई है, आपको डिजीज हुई है, पर वो दुर्बल दोष से हुई है। और प्रधानिक का मतलब होता है कि जैसे विष वगैरह नहीं होते, वो वाली चीजें हो जाएगी। तो आपको सिर्फ नॉर्मल देखो, चरक जो संहिता है उसमें सिंपली इन्होंने सिर्फ निदान, पूर्व रूप, रूप उपशय को इंट्रोडक्टिव वे में जो है परफॉर्म किया है, मतलब इंट्रोडक्टिव वे में एक्सप्लेन करा है। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि भाई एक निदान का भी एक बड़ा सा चैप्टर दे दिया, वो दिया है आपके कहाँ पर, रोग निदान यानी कि फिजियोलॉजी वाले पार्ट में। उस फिजियोलॉजी वाले पार्ट में जो है आप उसको अच्छे से फंडामेंटल जो पेपर 1 का सिलेबस है वहां करेंगे। और जो है अगर आपको पढ़ना है और सीरियसली पढ़ना है तो मेरी जो आयु निदान सीरीज है उसको भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर ही सारी चीजें आपको मिल जाएगी फॉर रोग निदान, ठीक है। उसके बाद आ जाता है त्रिविध मूलभूत कारण, ठीक है। अब देखो आपको कैसे समझना है कि एक पेड़ होता है, वो जो ट्री है, उस ट्री जो है उसको उत्पन्न करने वाला यानी कि जो निदान है वो क्या हो जाते हैं, मेनली 3 ही होते हैं, आसात्मेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। आसात्मेंद्रियार्थ संयोग क्या होता है कि इंद्रियों का मिथ्या योग हो जाना, प्रज्ञा अपराध की दीर्घ रीति स्मृति का भ्रंश हो जाना, और परिणाम का मतलब होता है कि काल का विप्रिय हो जाना। और निदान जो है वो 3-4 प्रकार के और होते हैं जो उनकी शाखाओं में बताए गए हैं, सन्निकृष्ट, विपकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या याद रखना है आपको कि निदान शब्द का जो प्रयोग है वो बाह्य कारणों के लिए भी होता है और अभ्यंतर कारणों के लिए भी होता है, मतलब निज और आगंतुक। 2 पॉइंट याद रख रहे हो तुम। देखो बाह्य और अभ्यंतर का सीधा मतलब क्या होता है, एक तो निज कारणों से और एक आगंतुक कारणों से होता है। अब यहाँ पर अपन आ जाते हैं पूर्व रूप और रूप के ऊपर, यानी कि सेकंड एंड थर्ड राउंड के ऊपर। सेकंड राउंड है पूर्व रूप यानी कि आने वाले तूफान का सन्नाटा, जिसमें उन्होंने बोला सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट रूप। सामान्य पूर्व रूप क्या होता है कि जो आप कैजुअली बात बोल देते हो, ठीक है। और विशिष्ट पूर्व रूप का मतलब क्या होता है कि जब एक एक चीज को उठाकर आप बात बोलते हो कि यार सामान्य पूर्व रूप तो कि यार ऐसा ऐसा होता है। विशिष्ट पूर्व रूप का मतलब क्या होता है कि यार ऐसा होता है इसमें, यानी कि जब आपको वाद आदि भेदों के अनुसार उसके पूर्व रूप बताने हो तो वो हो जाता है विशिष्ट पूर्व रूप। और जो सामान्य पूर्व रूप क्या होता है कि जब आपको वाद आदि दोष जो है उनको थोड़ा स्पष्ट नहीं करना हो, तो जब दोष स्पष्ट नहीं होते हैं वो सामान्य पूर्व रूप के अंतर्गत आता है, और जब वो स्पष्ट हो जाते हैं तो वो विशिष्ट पूर्व रूप के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर हम बात करें किसके ऊपर, रूप के ऊपर, तो रूप होते हैं व्यक्त लक्षण, यानी कि ये वो सिम्टम्स है जिसके आने के बाद जो है तुम तो मर जाओगे, लाइक तुम्हारा कांड अब आ चुका है, तुम मर जाओगे, अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ है। यानी कि रूप क्या होता है, व्यक्त लक्षण होता है जो कंफर्म कर देता है कि यू डिड इट, ये तुमने ये कांड करा है, तो ये वो वाली चीज है, ठीक है। पर्यायवाची की बात करते हैं तो देखो लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन। अगेन मैं तुम्हें इसको याद करवाने वाली हूँ, तो कैसे याद करना है, देखो सबसे पहले क्या उठाओ, ऐसी टर्मिनोलॉजी उठाओ जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। जैसे तुम्हें लिंग ऑलरेडी पता है कि लक्षण को लिंग बोलते हैं, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि संस्थान बोलते हैं, अभी अपन ने बात करी थी, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि इसको लक्षण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो लक्षण हो गया, लिंग हो गया, संस्थान हो गया, मतलब आपको जिसको देख के पता लग जाए, जिसको देख के स्पष्ट हो जाए। तो जैसे कोई आकृति है, कोई चिन्ह हो गया, उसको भी आप लक्षण से कोरिलेट कर सकते हो ना। जैसे अगर कहीं पे आपको डिस्फॉर्मिटी दिख रही है तो लक्षण ही तो है ना वो एक तरीके का। तो देखो आकृति को
एक मिनट, इसको अपन को क्लोज करते हैं और हाइलाइटर को चूज करते हैं। ठीक है, तो आकृति को बात करते हैं तो आकृति हो जाएगी और चिन्ह हो जाएगा। तो देखो आकृति, चिन्ह और व्यंजन आप एक साथ याद रख लो। तो देखो लिंग, लक्षण, संस्थान आपको पता है और आकृति, व्यंजन और चिन्ह एक साथ याद रख लो। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इन्होंने थोड़ा एग्जाम्पल देके बोला कि जैसे ज्वर आने से पूर्व जब केवल आपको थकावट होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जम्भा या जृंभा, कहीं भी आपको दिखे कि जृंभा है वो किसकी वजह से है या फिर कौन सा रोग है, तो ज्वर आंख बंद करके लगा देना है, क्योंकि जो जृंभा है उससे क्या क्या बोला गया है, इसके पूर्व रूप में शामिल किया गया है, तो वो पूर्व रूप हो जाएंगे। परंतु जब आपके शरीर में संताप उत्पन्न हो जाए, फीवर आने जैसी कंडीशन आ जाती है ना, क्योंकि संताप आने के बाद में, तो वो रूप है। अब आ जाते हैं हम हमारी चतुर्थ कुंजी, यानी कि किसके ऊपर, फोर्थ राउंड के ऊपर। तो फोर्थ राउंड इज लाइक की 3 बॉटल्स है, औषध की, अन्न की और विहार की। कि औषध, अन्न और विहार का सुखा हुए अनुबंध जो है वो तो उपशय है। कि मान लो कोई भी औषधि है, कोई भी अन्न है या कोई भी विहार है, उसका सेवन करने की वजह से मुझे तो शांति पड़ गई ना, तो वो उपशय है। और इफ शांति नहीं पड़ी और वो रोग और बढ़ गया, तो वो अनुपशय हो जाता है। और इसीलिए अनुपशय को निदान वर्ग में रखा गया है, क्योंकि निदान भी तो अल्टीमेटली आपकी जो बीमारी होती है उसको करने वाला होता है, या फिर अगर आप निदान का सेवन करते जाओगे तो वो उसको बढ़ाने वाला होता है। तो अनुपशय भी बढ़ा रहा है, निदान भी बढ़ा रहा है, तो उसको निदान वर्ग में रखा गया है। अब बताया गया है कि जो उपशय है उसके 13 प्रकार और 6 भेद होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, आचार्य चरक का अनुसार कौन से होते हैं। देखो व्याधि, हेतु और उभय, 3 पॉइंट याद रखो, हेतु, व्याधि और उभय। एक है विपरीत और एक है विपरीत अर्थकारी। तो हेतु विपरीत व्याधि, व्याधि विपरीत और उभय विपरीत। और एक हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी और क्या हो जाएगा, उभय विपरीत अर्थकारी। तो 6 तो भेद हो जाएंगे और 18 प्रकार हो जाएंगे। क्योंकि 18 प्रकार कैसे होंगे, देखो 6 तो ये है और इसके अलावा औषध, अन्न और विहार। ठीक है, तो हो गए ना, तो इस तरीके से हो जाएंगे। अब देखो औषध और अन्न का सुखावे जो उपयोग है वो उपशय कहा गया है। तो क्या मैं उपशय को बोल सकती हूँ कि ये सातम्य है, यानी कि मेरे लिए अच्छा है, तो सातम्य बोल सकती हूँ। परंतु व्याधि सातम्य क्या होगा, वो अनुपशय होगा। वापिस बोलती हूँ क्या बोला मैंने। देखो व्याधि जो है अगर उसके उस तरीके का हो कोई, यानी कि जो अगर उसको बढ़ाए, तो वो तो क्या हो जाएगा, अनुपशय हो जाएगा। तो मतलब वो तो व्याधि के सातम्य हो गया है। और अगर कोई मेरी बीमारी को क्योर कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा सातम्य। सिंपली हो गया। अब आ जाते हैं हम संप्राप्ति के ऊपर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दोष प्रकोपित होने से लेकर व्यक्त अवस्था तक की जितनी भी जर्नी है वो संप्राप्ति के अंतर्गत आती है, जिसके पर्याय बोले गए हैं जाति और आगति। ठीक है, अब संप्राप्ति के कुछ भेद है, जैसे संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल। देखो अब तुम्हें इसको भी कैसे याद रखना है, इसको तुम्हें याद रखना है, पहले याद रखेंगे अपन किसको, देखो विधि और विकल्प, वहां से विधि वहां से विकल्प हो जाएगा। फिर अपन यहाँ पे याद रखेंगे बल को और काल को, क्योंकि बल काल हमेशा साथ में आने वाले होते हैं। फिर अपन यहाँ पे याद रखेंगे किसको, संख्या को और प्राधान्य को। देखो संख्या मतलब टाइप्स ऑफ, प्राधान्य मतलब कौन सा, प्रधान कौन था, विधि मतलब निज है या आगंतुक है, विकल्प मतलब दोषों के कौन से अंश से हुआ है। मतलब जैसे मान लो किसी को वातज विकार हुआ है, वातज विकार में मतलब वातज विकार में जैसे आद्यमान हो गया या फिर आटोप हो गया, ये हुआ है उसको, पर कौन से अंश से हुआ है, रुक्ष गुण से हुआ है, स्निग्ध गुण के सेवन से हुआ है, शीत गुण से हुआ है, कौन से अंश से हुआ है, वो होती है दोषों की अंश कल्पना, जो आपको संप्राप्ति में देखने को मिलती है। देखो संप्राप्ति में अगर आपको कुछ भी याद नहीं आए ना, तो सिर्फ इतना लिख देना कि भाई दोष प्रकोपित से लेकर व्यक्त अवस्था तक की जो जर्नी होती है उसे संप्राप्ति कहा जाता है। जाति और आगति हो गया, ये एक्सप्लेन कर देना थोड़ा संख्या प्रधान्य संप्राप्ति को। और क्या लिखना है आपको, मेन पॉइंट्स जो उसको आपको ब्लॉक में लिखना है कि इसमें दोष, दृश्य संरचना और अंशांश कल्पना आप पढ़ते हो। ठीक है, ये बहुत क्या होता है, हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं, या फिर होता है ना कि किसी चीज के लिए पर्टिकुलर बात बोली गई हो, ये वो होते हैं। बल, बलवान है या दुर्बल है, ऋतु, काल, दिन, रात्रि, ये सब क्या होता है, काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन ज्वर के ऊपर। फाइनली जो है अब हम हमारा ज्वर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वापस अपनी एनर्जी को बिल्डअप करो, इस ज्वर को कंप्लीट करना है। देखो आज अगर ज्वर कंप्लीट कर लेंगे ना, तो ये फाइनलाइज हो जाएगा। इसके बाद देखो रोग निदान में मैं वापस ज्वर पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो रोग निदान का पार्ट है, वहां पर थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो जब तुम यहाँ से ज्वर कंप्लीट कर लो ना, तो एक बार रोग निदान से भी जाके तुम्हें मस्ट है कि देखना ही है, क्योंकि अगर तुम नहीं देखोगे ना तो फिर तुम्हारा नहीं होने वाला अच्छे से। ठीक है, अगर तुम्हें अच्छे से करना है तो तुम्हें वहां जाके देखना पड़ेगा। अब अपन आ जाते हैं सबसे पहले ज्वर के ऊपर। देखो ज्वर के 8 कारण और महाविभाजन की बात करते हैं। तो निज ज्वर और आगंतुक ज्वर बताए गए हैं। देखो निज ज्वर का क्या मतलब होता है, सीधे अपन इस टेबल पे आ जाते हैं, आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा कि
जब आप मिथ्या आहार विहार करते हो तो शरीर में पहले दोष प्रकोपित होते हैं और लक्षण की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। जबकि आगंतुक ज्वर में जब आप अभिघात, अभिशाप ऐसी चीजों जो है आपको लगती है तो पहले दोष तो बाद में प्रकोपित होंगे, लक्षण पहले प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आगंतुक ज्वर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कारण क्या बोला है, मिथ्या आहार विहार, और यहाँ पे क्या बोला है, अभिघात और अभिशप बोला। निज ज्वर में क्या होता है कि लक्षण बाद में आते हैं, जबकि आगंतुक में लक्षण पहले आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो आगंतुक ज्वर जो होता है वो कुछ समय बाद अपनी अवस्था में निज ज्वर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है या निज ज्वर के साथ ही मिल जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली जब आगंतुक ज्वर का सेवन होगा, कुछ भी हुआ जैसे मान लो अभिघात हुआ, चोट लगी, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। इफ आपकी बॉडी वीक हो गई तो अग्नि मांदी हो जाएगी और अल्टीमेटली वो निज ज्वर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अलावा जो है 8 कारण बताए गए हैं जो कि दोषों के अनुसार है, एक दोषज, द्वंद्वज, संधि, पातज और आगंतुक, यानी कि वातज, पित्तज और कफज तो हो जाएंगे। एक दोषज, द्वंद्वज में दो का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और संधि, पातज और आगंतुक हो जाएंगे। अब फाइनली एक हम जो है टेबुलर फॉर्म पढ़ रहे हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। इसका जो है तुम स्क्रीनशॉट लो और उस स्क्रीनशॉट को या तो प्रिंट करवा लो या फिर जो है उस स्क्रीनशॉट को रोजाना एक बार देख लो तो तुम्हें इसके अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, एक होता है निज, एक होता है आगंतुक। आगंतुक में 4 याद रखने, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे रोग निदान में। अभिघात, अभिशंग, अभिचार, अभिशाप। क्या बोला मैंने, अभिघात, अभिशंग, अभिचार, अभिशाप। निज का आ जाएगा एक दोषज, द्विव दोषज और सन्निपातज। वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज और कफ पित्तज। और इसमें क्या याद रखना है, देखो अब इसको कैसे याद करेंगे, वही देखो ये दो के कॉम्बिनेशन वाला है ना, बहुत पावरफुल इफेक्ट आता है इसका। देखो संततः सततः, ठीक है, सततः और संततः याद कर लिया, फिर तृतीयक और चतुर्थक याद कर लिया, फिर एक अन्य दूषक याद कर लो। तो क्या बोला मैंने, देखो सात से सन्निपात, सात से सततः, संततः, अन्य दूषक, तृतीयक और चतुर्थक हो जाएगा। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि सन्निपात जो है उसको 13 प्रकार में डिवाइडेड किया है या फिर 13 प्रकार के सन्निपात बताए हैं। कैसे बताए हैं, क्यों बताए हैं, ये रोग निदान में पढ़ेंगे, यहाँ का पार्ट नहीं है। यहाँ तुम्हें सिर्फ जनरल कैजुअल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ज्वर अनेक भेद होते हुए भी शरीर और मन के संताप के कारण इसे मुख्य रूप से एक ही व्याधि माना जाता है। अब आ जाते हैं हम, देखो हम वात को, पित्त को और कफ को अलग अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्या है, ये विशिष्ट बताए गए हैं। मतलब ये विशिष्ट हो जाएंगे ना तो हम यहाँ पर इनके विशिष्ट निदानों को देखेंगे और फिर संप्राप्ति वगैरह को देखकर लक्षण देखेंगे कि क्या होगा वातज, पित्तज और कफज ज्वर में। लास्ट में एक समरी फॉर्म में मैं इनको कोरिलेट कर दूंगी। अभी अपन आ जाते हैं सिंपल वातज ज्वर के ऊपर। ठीक है, देखो वातज ज्वर है तो वात की वजह से होगा, तो वात के लक्षण जो है वही आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सिंपली क्या याद रखना है आपको कि सबसे पहले वातज ज्वर की निदान, उसकी संप्राप्ति और उसके विशिष्ट लक्षण। देखो सबसे पहले निदान पे आ जाओ। अब मैं तुम्हें एक तरीका बता रही हूँ याद करने का कि तुम्हें किस तरीके से लर्न करना है निदानों को। जैसे क्योंकि ये तो अभी अपन ज्वर पढ़ रहे हैं, फिर अपन रक्तपित्त पढ़ेंगे, राजक्षमा पढ़ेंगे, तो सबके निदान मिक्स हो जाएंगे। तो याद कैसे रखो, देखो सबसे पहले अगर वातज ज्वर है ना तो सबसे पहले रसों पर आओ, कटु तिक्त कषाय रस खत्म करो। गुणों पर आओ, लघु रुक्ष शीतल गुण। आहार पर आओ, शीतल गुण और मतलब शीतल आहार कर रहे हो या रुक्षित आहार विहार कर रहे हो। तो फिर आ जाओ विहार पे, देखो अति व्यायाम कर रहे हो, वेगों को रोक रहे हो। अब ऐसी चीजें भी याद रखो जिससे बातें बढ़ती है, जैसे रात्रि जागरण कर रहे हो, भय हो गया, शोक हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, तो याद होगी तुम्हें निदान, है ना, आराम से याद होगा, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर आता है संप्राप्ति की, जब वायु कुपित होती है तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगी, हमारे अमाशय में जाती है। ठीक है, जब वायु कुपित होती है तो वो आपके अमाशय में जाती है और वहां पर वो उष्मा से मिलकर क्या करती है, रस को और स्वेद स्रोतों को बंद कर देती है। तो क्या बोला गया है कि कुपित वायु अमाशय में जाकर उष्मा से मिलकर रस और स्वेद स्रोतों को बंद कर देती है और वातज ज्वर की उत्पत्ति करती है। तुमने कभी ये फील किया कि जब आपके शरीर में बहुत ड्राइनेस आती है, रुक्षता आती है, तो मॉइस्चर खत्म हो जाता है, स्वेद नहीं आता, पसीना नहीं आता। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि अगर वात वाली कंडीशन है तो स्वेद व स्रोतस में अवरोध होगा। और आपको कोर नॉलेज होनी चाहिए कि जो वातज ज्वर है या ज्वर है, कैसा भी ज्वर है, वो उत्पन्न हुआ है अग्नि मांदी की वजह से, तो रस व स्रोतस में दृष्टि होगी। तो इसलिए रस और श्वेत दोषों में क्या हो जाता, स्रोतों में क्या हो जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है क्योंकि वायु अमाशय में जाकर उष्मा के साथ मिल जाती है। अब लक्षण क्या होंगे, देखो तुम्हें ये याद रखना है कि ये बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा तुम्हें, विषम आरंभ, मतलब कभी ज्वर तेज आएगा, कभी कम आएगा। जब तुम शोध पढ़ोगे ना तो वहां भी तुम एक टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे, शिप्रो उत्थापन, कि बहुत जो है या तो कभी बहुत जोर से मतलब बहुत ज्यादा एडिमा हो जाएगा, कभी बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा ये होता है कि पिटिंग एडिमा होता है, मतलब जब आप उसको दबाते हो तो बहुत नीचे भी चला जाता है और एकदम से ऊपर आ जाता है, तो वो हो जाएगा विषम आरंभ में। ठीक है, अब शरीर में देखो अंगों में जकड़न होगी क्योंकि शीतता है,
कपी होगी क्योंकि शीतता है, शरीर में टूटन होगी। दूसरा, मुख का स्वाद हो जाएगा कसेला। अब क्योंकि बात है तो खांसी जो है वो सूखी आएगी और कान में भिनभिनाहट होगी, क्योंकि जब हवा चलती है तो जो खिड़कियां दरवाजे वगैरह होते हैं वो हिलते हैं, आवाज करते हैं, तो वैसे याद रखना है कि कान में भिनभिनाहट वातज ज्वर में होगी। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके लक्षण हो जाएंगे। अब आपको क्या याद रखना है कि देखो वातज ज्वर जो होता है उसमें रोगी को गर्म वस्तुओं की इच्छा होती है, क्योंकि क्या होता है, वात का गुण होता है शीत, तो उसके ऑपोजिट इच्छा होती है, तो उष्ण अभिप्रायता होती है वातज ज्वर में। और वर्षा ऋतु में जो वातज ज्वर है वो बढ़ता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही क्या प्रकोपित हो रही है, वात प्रकोपित हो रही है। तो वात प्रकोपित ऑलरेडी है और आपको वातज ज्वर हो गया तो थोड़ा कष्ट वाले में चला जाता है, तो इसीलिए जो है वातज ज्वर जो होता है बढ़ता है कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में। अब आ जाओ पित्तज ज्वर में। देखो पित्तज ज्वर का मतलब क्या होता है कि तुम जल रहे हो, है ना, लिटरली तुम लोग क्या कर रहे हो, जल रहे हो। तो तुम जल क्यों रहे हो, क्योंकि आ जाओ वापस निदान में पहले ले लो रस को, क्योंकि तुमने कटु अम्ल लवण रसों का सेवन करा है। तुम आ जाओ गुण के ऊपर, क्योंकि तुमने उष्ण और तीक्ष्ण गुणों का सेवन करा है। अब आ जाओ आहार के ऊपर, क्यों, क्योंकि तुमने खट्टा, ठीक है, उष्ण तीक्ष्ण आहार, लवण, क्षार, इन सब का सेवन करा है। अब आ जाओ विहार के ऊपर, क्योंकि तुमने क्या हुआ, तुमने क्रोध कर लिया, तुमने धूप का सेवन कर लिया, तुमने क्या करा है, अग्नि का ज्यादा सेवन कर लिया है, ठीक है, तो उसकी वजह से तुम्हारी पित्त प्रकोपित हो गया है। तो ऐसी कारण या फिर ऐसी चीजों का सेवन जिसकी वजह से पित्त बढ़ जाए, तो वही क्या है, इसके निदान है। अब संप्राप्ति क्या बोली गई है कि कुपित पित्त जो है वो आमाशय की उष्मा के साथ मिलकर संपूर्ण शरीर को अग्नि फैला देता है। अब तुम ऐसे समझो, इसमें जंगल में आग लगती है, एक साथ आग लगती है, पूरा जंगल जल के राख हो जाता है। तो वैसे ही है कि जब पित्त है, पित्त ऑलरेडी गर्म है, वो ऑलरेडी अग्नि महाभूत से बना है, आपके अंदर में जो उष्मा है वो भी अग्नि महाभूत है, जब दोनों मिल जाते हैं ना, तो ये वही वाली बात है कि जलते हुए में नमक डालना या जलते हुए में आग में आप पेट्रोल डाल दो, ठीक है, तो वो और बढ़ जा रही है। जब वो और बढ़ती है ना, तो वो एक साथ पूरे शरीर में अत्यंत ताप उत्पन्न करती है। और जब देखो, इसको कैसे याद रखो, इसके निदान में गुस्सा करना, इंसान गुस्सा करता तो नहीं बड़बड़ाता रहता है ना, तो वो यही कि प्रलाप होगा। दूसरा, उसको बहुत ज्यादा पसीना आएगा, प्यास आएगा, ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा गुस्सा होता है होता है तो अपन नहीं बोलते ले तू पानी पी, ठीक है, तू पानी पी, वैसा। तो यहाँ पे प्यास और पानी मतलब पसीना आ रहा है और क्या आ रहा है, प्यास लग रही है। दूसरा, उसके मुख का स्वाद हो जाएगा कटु यानी कि कड़वा, वहां पे स्वाद हो रहा था कसेला, यहाँ स्वाद होता है कटु यानी कि कड़वा। और आंख में, मल में, मूत्र में, त्वचा में, इन सब में आपको हल्का पीला रंग वगैरह दिखेगा। तो देखो आपको क्या याद रखना है, जब आप धीरे धीरे डिजीज को पढ़ते जाओगे ना, तब आपको पता लगता जाएगा कि कलर कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। कि जब पित्त होता है ना, तो पित्त की वजह से हमेशा पीतवर्ण हो जाता है, वात होती है तो अरुण वर्ण हो जाता है, कफ होती है तो श्वेत वर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना, वही कॉन्सेप्ट आ जाओ, ऋतु के कॉन्सेप्ट पे आ जाओ कि शरद ऋतु में ये ज्वर का वेग बढ़ेगा, भोजन पचने के समय बढ़ेगा, और अगर हमेशा में क्या होगी, शीत अभिप्रायता होगी। अब तुम्हें यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बताती हूँ भोजन पचने के समय वाला। देखो 3-4 जो है श्लोक ऐसे हैं जो तुम्हें रटे रखने हैं। जैसे मेरे जो कुछ फेवरेट श्लोक है, जैसे काले हितम मितम विद्यात पुंचति पेशलम, की हमेशा आपको परिमित हित करो और काल में बोलना चाहिए। एक है वयो अहोरात्रि मुक्ता नाम ते अंत मध्यदिका क्रमात्, की वे के, भुक्त अन्न के और रात्रि के प्रारंभ में कफ, मध्य में पित्त और अंत में वात की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर मध्य में यानी कि भोजन पचने के समय यानी कि मध्य वाला पार्ट हो गया, तो पित्त की वृद्धि हो रही है इसलिए। और माय फेवरेट सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन्, कि संसार में सभी वस्तुएं किससे बनी है, पंच महाभूत से बनी है। तो कुछ जो है आपके होने चाहिए फेवरेट श्लोक्स, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कफज ज्वर। देखो अब कफज ज्वर की बात करते हैं तो शीत और भारीपन का जो जाल है वो क्या है, कफज है। कफ क्या होता है, आपको बहुत नींद आएगी, आलस्य आएगी, बार बार आप जो है भारीपन महसूस करोगे, स्तैमित्य आएगा आपको, वो सब किस में होता है, कफज में होता है। तो आप कफज में क्यों होगा, क्योंकि आपने किसका सेवन करा है। अब देखो कफ को बढ़ाने वाले 3 दोष है, बट अम्ल और कटु, तो अम्ल और जो ये लवण है वो तो आपने उसमें ले लिया ना यार, पित्त में, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मधुर लोगे। ये मधुर रसों का अत्यधिक सेवन करने की वजह से। अगर गुण की बात करते हैं तो देखो गुरु गुण, स्निग्ध गुण, पिच्छल गुण, द्रव गुण, इनका अत्यधिक सेवन करने की वजह से। आहार की बात करते हैं तो अगर मान लो आपने क्या खाया है, देखो ठंडा आहार करने की वजह से, ठीक है। दूसरा, दिन में सोना या फिर व्यायाम नहीं करना। देखो ठंडा आहार से ना बासी आहार को लिया जाता है, बासी मतलब जो आहार कैसा है, जो बासी है उनका सेवन करना, ठीक है। और व्यायाम नहीं करने की वजह से क्या होता है, कफ बढ़ जाता है। कि यह संप्राप्ति है कि ये पता है कौन सी वाली बात है, कि जलती हुई आग में पानी डालना है। तो जलती हुई आग में पानी डालोगे तो आग अपने को बचाने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो वो आग अपने को बचाने के लिए आमाशय से सर्व शरीर में चली जाती है। तो यही हुआ कि जब कुपित कफ आमाशय की उष्मा के साथ मिलकर स्रोतों को रोक देता है, क्योंकि कफ क्या होता है, हैवी होता है। तुम कफ को कैसे समझ रहे हो,
कफ को वैसे समझो ना कि भाई कफ क्या है, कफ है, बहुत ज्यादा थिक है, तो थिक है तो स्रोतों को कोई मार्ग है उसको अवरुद्ध कर देगा। तो जब मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा तो शरीर में भारीपन होगा, क्योंकि कोई कार्य नहीं होगा। विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं कि भारीपन यानी कि स्थैमित्य होगा, और दूसरा आपको शीतता यानी कि ठंड लगेगी। दूसरा मुख का स्वाद मीठा, मुख माधुर्य होगा। देखो एक में कसेला था, एक में कड़वा था, एक में मधुर है। आपको नींद ज्यादा आएगी और अत्यधिक आलस्य होगा। दूसरा आपको रोमांच होगा। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको टिपिकली याद करनी होती है। कफज ज्वर में आपको ये याद होना चाहिए कि आपके रोंगटे खड़े होना, ये किसमें होता है, कफज ज्वर में होता है। खांसी और अरुचि आ जाएगी, ठीक है। अब देखो कफज ज्वर है तो कौन सी ऋतु में होगा, वसंत ऋतु में, क्योंकि वात का प्रकोपित होता है। तो खाने के तुरंत बाद होगा क्योंकि कफ का प्रकोपण होता है। और प्रातः काल में भी क्या होता है, कफ का प्रकोप होता है। इसीलिए जो कफज ज्वर होगा वो इन टाइमिंग पे क्या होगा, बलवान हो जाएगा। जैसे कोई बोलता है ना कि यार हमें ना सुबह से तो बुखार नहीं आ रहा था, शाम होते होते बुखार आ रहा है। अब शाम होते होते क्यों बुखार आ रहा है, क्योंकि हो सकता है वो वातज ज्वर हो। इसीलिए क्या हो रहा हो कि दिन के अंतिम पहरे में उसको बुखार आ रहा हो, ठीक है। या फिर कोई ऐसा बोलता है ना कि हमें तो जो है रात में बुखार आता है, सुबह भी बुखार आता है हमको, तो वो वैसे आप क्या होते हैं आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सामान्य के पूर्व रूप, ठीक है, यानी कि ज्वर के पूर्व रूप है ना। तो थोड़ा ऐसे मिस्टेक हो गए वबली। तो फिर आने वाले तूफान के संकेत को क्या बोला जाता है, पूर्व रूप बोला जाता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने कि यहाँ पर आपको क्या होगा, मुख बेरस्यता, गुरु गात्रता, अन्न अभिलाषा, जृंभा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको ये याद ही रखना है कि ज्वर के पूर्व रूप में जृंभा और थकान होती है। अब देखो जब ये तो क्या होता है फिजिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है यार, तुमने भी देख रखा है जब तुम्हें फीवर आने वाली कंडीशन रहती है तो क्या होता है, मुख का स्वाद खराब हो जाएगा, आपको हैवी हैवी फील होगा, आपको क्या होगा, आंखें जलने लगती है। जैसे अपन नहीं बोलते आंखें जल रही है, टेम्परेचर दे चेक किया तो वो सारी चीजें ना, तो आंखों में आंसू और नींद की अधिकता हो जाती है। शब्द शीत वात और धूप जो है वो सहन नहीं होती है आप लोगों से, तो क्या हो जाएगा, वो ज्वर के लक्षण है, ठीक है। तो शब्द शीत वात और धूप का सहन नहीं होना। दूसरे बताया गया है कि बच्चे जो होते हैं उनसे भी द्वेष होता है, और खट्टे और नमकीन चीजों से प्रेम करना भी क्या होता है, ज्वर के क्या हो गए हैं, पूर्व रूप बोले गए हैं। अब चिकित्सा सूत्र पे आ जाए तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सबसे पहले कि आपको प्रारंभिक ज्वर में क्या करना है, लघु वशन करना है या फिर लंघन करना है, ठीक है, हल्का भोजन करना है। और अगर वो ज्वर पुराना हो जाए तो आपको घृत का सेवन करना है, क्योंकि जो घृत है उसकी क्या बताई गई है यहाँ पर, प्रॉपर्टी क्या बताई गई है कि जो घृत होता है वो वात को शांत करता है, शीत वीर्य से पित्त को शांत करता है, और संस्कार से कफ को शांत करता है। घृत स्नेह होता है, उस स्नेह से वो वात की रुक्षता को कम कर देगा, तो वात को शांत कर देगा। जो अपना घृत होता है वो पित्त शमन होता है। देखो पित्त शमन जो है सर्वश्रेष्ठ शमन चिकित्सा बोली गई है पित्त की, घृत के द्वारा। तो इसलिए शीत वीर्य की वजह से पित्त को, और संस्कार से कफ को। अब यहाँ पर संस्कार का क्या मतलब है, देखो जो घृत होता है ना, घृत वो क्या होता है, ये जो घृत होता है वो क्या होता है, अनुवर्तनम होता है। मतलब ये क्या करता है, संस्कार अनुवर्तनीय होता है। यानी कि अगर आप घृत जो होता है उसमें कोई भी औषध जो कि कफ को शांत करती हो उससे सिद्ध कर दोगे तो उसके अंदर उसकी भी प्रॉपर्टी एड ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जिस प्रकार एक जलते हुए घर पर पानी डालने से आग बुझ जाती है, वैसे ही अगर आप जुड़ जोड़ में घृत पान कर लो तो ज्वर शांत हो जाता है। सारांश देख लेते हैं समरी। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, निदान पूर्व रूप, रूप उपसर्ग संप्राप्ति यानी कि निदान पंचक के बारे में नॉलेज ली। फिर आपने ज्वर की महत्वता के बारे में पढ़ा कि जो ज्वर है उसको जो है सर्व रोग आग्रह जो बलि, ठीक है, शरीर इंद्रिय मन संतापो, ठीक है, ये बोला गया। फिर आता है ज्वर के भेद, तो निज और आगंतुक थे। निज में 3 थे ना, कौन कौन से थे, एक दोषज द्वंद्व जो सन्निपातश थे। आगंतुक में कौन से थे, अभिशाप अभिशंग अभिचार और श्रम वाला था, ठीक है। उसके बाद क्या था, संतता सतता, तृतीयक चतुर्थक और अन्य दूषकता किसमें, सन्निपातज में 13 प्रकार के। फिर हमने ज्वर के जो क्या पढ़े थे, चिकित्सा सूत्र पढ़े थे कि अगर जो है जीर्ण हो तो घृत का पान करवाओ, और अगर नया नया है भाई तो नया नया में क्या करवाना था, लंघन करवाना था। तो इसीलिए जो है ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। और आपको क्या याद रखना है कि जो ज्वर है वो क्या है, सर्व रोग आग्रह जो बलि है, सभी रोगों का राजा बोला गया है। तो ज्वर निदान यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। अब मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है और इंस्टाग्राम का लिंक डाल रखा है, दोनों को तुम्हें ज्वाइन करना है। टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो सारे ऑफिशियल जो न्यूज होगी या फिर कोई सीरीज लॉन्च हो रही है या फिर जो है पीपीटी वगैरह है वो तुम्हें वहीं पे मिलेगी। सेकंड थिंग कि तुम्हें थोड़ा
समझा देती हूँ, ठीक है। अपन चरक संहिता स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, साथ में तुम्हें क्या करना है, कॉपी लेके बैठना है। जो भी मैं चीज पढ़ा रही हूँ ना, उसका जो मेन पॉइंट है वो कॉपी पे उतारते जाना है, ठीक है। एक वर्बली नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए। उसके बाद तुम क्या करो, रिवीजन नंबर 1 स्टार्ट कर दो। मतलब जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर खत्म होते हैं, उसको रिवाइज करके खत्म कर दो। तुम्हारे दिमाग में वो चीज बैठ चुकी भी होती है, जरूरी नहीं होता हर चीज को याद किया जाए। फिर इसका रिवीजन नंबर 2 करो, रिवीजन नंबर 3 करो, तो तुम्हें धीरे धीरे चीज याद हो जाएगी, ठीक है ना। वीक में एक बार तुम्हें क्या करना है, वो चैप्टर पढ़ना ही है, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है तुमको, उसके अलावा तुम्हें रोग निदान में, जब मैं आयु निदान सीरीज में ज्वर डालूंगी, तो तुम्हें वहां से ज्वर देखना है, क्योंकि ये तो क्या है, छोटा है, काफी छोटा जो है चरक संहिता में बताया गया है, वहां इसकी डीप नॉलेज है, तो तुम्हें वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो ज्वर है वो समाप्त होता है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू।